तो फिर है क्या एंड ऑफ हिस्ट्री? तो एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य है सिर्फ ये कि अब कौन से झगड़े इस संसार में नहीं होंगे? विचारधारात्मक नहीं होंगे। ठीक है। अब क्यों नहीं होंगे, मुद्दा तो ये है कि होंगे क्यों नहीं। तो हम 3-4 मुद्दे कर लेते हैं। पहले तो हम ये करें कि विचारधारा, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था, इनके श्रेष्ठ रूप हम खोज चुके हैं। विचारधारा का कौन सा श्रेष्ठ रूप हम खोज चुके हैं बताओ? उदारवाद। अर्थव्यवस्था का कौन सा श्रेष्ठ रूप खोज चुके हैं? वेरी गुड, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है। और शासन व्यवस्था का कौन सा? लोकतंत्र। लोकतंत्र तो शासन व्यवस्था है। अब हम तीनों को इनको मिलाएंगे, हम उदारवादी, पूंजीवादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आइडियल व्यवस्था को हम खोज चुके हैं। अब ये व्यवस्था आइडियल क्यों है हमारे लिए, हमें ये समझना होगा। अब हमें और खोज क्यों नहीं करनी चाहिए, हमें और विचारधाराएं क्यों नहीं अपनानी चाहिए, हमें हमारे दिमाग में और विचार क्यों नहीं आने चाहिए? तब ये कहता है कि देखिए, ये जो उदारवादी, पूंजीवादी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, ये क्या लेके आई है? तो ये कहता है कि आदमी चाहता क्या है। देखिए, आदमी के 2 मूल भाव होते हैं। एक मूल भाव होता है कि वो भौतिक संपदा चाहता है, यानी वो काय से प्रेम करता है? धन से प्रेम करता है। दूसरा आदमी ये चाहता है कि अपनी पहचान चाहता है, अपनी मान्यता चाहता है, अपनी स्वतंत्रता चाहता है, अपनी समानता चाहता है। वो ये चाहता है कि लोग मेरे जो मूल्य हैं, मेरी जो मान्यताएं हैं, उनका क्या करें? सम्मान करें, उनको इज्जत दें। मैं जो सोचता हूं मेरे को भी सुने, माने नहीं माने, बोलने का मौका तो मुझे भी हो। तो मेरी पहचान हो, मेरी मान्यता हो, मुझे स्वतंत्रता हो, मैं औरों के समान हूं, विशेषाधिकार नहीं हो। मेरे मूल्य और मान्यताएं हैं, उनका सम्मान किया जाए। मैं जो सोचता हूं, मेरी जो इच्छाएं हैं, उनका सम्मान किया जाए। तो फुकुयामा कहता है कि देखिए, 2 मूल भाव होते हैं लोगों के, एक धन की चाह और एक मान्यता की चाह। तो कि ये चाह है ना, जो धन की चाह, ये तो कहीं भी पूरी हो सकती है। ये पूरी होती है साम्यवाद में, ठीक ठाक पूरी हो जाती है। ये तानाशाह में भी पूरी हो जाती है। तानाशाही में धन की चाह जो होती है, आप एनसीईआरटी उठा के देखना, वो एनसीईआरटी आपको ये बताएगी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जो जीडीपी की ग्रोथ है, वो किसी भी लोकतांत्रिक देश की बजाय कौन सी व्यवस्था में ज्यादा तेज गति से होती है? तानाशाही में। आज चीन की जो आर्थिक प्रोग्रेस है, उसके पीछे क्या है? उनकी तानाशाही है। हिटलर के समय भूखा जर्मनी बहुत तेजी से विकसित जर्मनी हो गया। सिंगापुर में जब ली कुआन यू था, उसने उसको अमीर बना दिया, क्योंकि वो एक सेमी तानाशाह टाइप था, अर्ध तानाशाह था वो। उसने भी कहा था कि अगर किसी को तेज आर्थिक विकास करना है तो आपको जो शासन व्यवस्था, उसको कैसा करना पड़ेगा? थोड़ा अथॉरिटेटिव और सत्तावादी करना पड़ेगा। ली कुआन यू। हम एक ली थीसिस पढ़ते हैं, आपने सुना ली थीसिस के बारे में? क्या पढ़ा था ली थीसिस में? हाँ, कि आर्थिक प्रोग्रेस लोकतंत्र की बजाय ज्यादा कहाँ होती है? तानाशाही में। वहां ज्यादा तेजी से होती है आर्थिक प्रोग्रेस। तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि हम मानते हैं कि ये प्रोग्रेस तो वहां भी हो जाती है, लेकिन ये बताओ कि ये लंबे समय तक कहाँ अच्छी होती है? तो ये कहता है कि जो भौतिक संपदा और धन है ना, वो कौन सी व्यवस्था में ज्यादा पैदा होता है? पूंजीवाद में। हालांकि औरों में भी होता है, लेकिन जो उदारवादी, पूंजीवादी व्यवस्थाएं होती है, वहां बहुत अच्छी क्या होती है? वहां एक स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। इस स्वतंत्र प्रतियोगिता के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं, तो किसी को ना तकलीफ नहीं होती, अपने अपने योग्यता के बल के ऊपर खाते हैं। तो लोगों की जो आगे बढ़ने की इच्छा होती है ना,
वो दो तरीके से लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक तो खुद की योग्यता के बल पे और एक दूसरों के सीढ़ी का यूज करके, दूसरों को सीढ़ी बना के। अब ये जो बाकी व्यवस्था है, तानाशाही है या और है, यहां दूसरों को क्या बना लिया जाता है, सीढ़ी बना लिया जाता है। साम्यवाद में क्या किया जाता है, साम्यवाद में कुछ जो मेहनती होते हैं वो सीढ़ी बन जाते हैं, किन के लिए, निखट्टुओं के लिए। तो निखट्टू है वो कुछ नहीं करते, कुछ लोग मेहनत करते हैं, और फिर जब बंटवारा होता है तो क्या हो जाता है, समान बंटवारा हो जाता है। आपको नोजिक याद आ रहा है क्या? नोजिक ये तो कहा करता था कि ये जो योग्य व्यक्ति होते हैं, ये इनसे फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है कल्याणकारी राज्य में, मेहनती व्यक्तियों से। वो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और जैसे ही वितरण की बारी आती है तो उनसे कहता है कि पैसा हमें दे दो, सरकारी एजेंसी, क्योंकि हमें औरों का क्या करना है, कल्याण करना है। तो वो कहता है कि जो असमानताएं उत्पादन के स्तर के ऊपर पैदा होती है उनको कहां बदला जाता है, वितरण के स्तर पे। ये खतरनाक प्रवृत्ति है। तो ये कहता है कि भौतिक संपदा भी बहुत ज्यादा जो कहां होती है वो कहां पाई जाती है, पूंजीवाद में। तो ये व्यक्ति की कौन सी इच्छाओं को पूरी कर देता है, धन संपदा, और अच्छी पूरी कर देता है, प्रेम पूर्वक पूरी कर देता है, किसी का शोषण भी नहीं करता, योग्यता का सम्मान करता है। और दूसरी इच्छा ये तो वहां पूरी नहीं होती, कहां पूरी नहीं होती, तानाशाही में और साम्यवाद में ये इच्छाएं पूरी नहीं होती। साम्यवाद में अगर आपकी पहचान नहीं है, वहां स्टालिन की पहचान है, नाजीवाद में हिटलर की पहचान है, उसी की मान्यता है, स्वतंत्रता समानता, वहां उनकी कोई कीमत है नहीं है। एक ही वर्ग या वर्ग के कुछ नेता, पार्टी या व्यक्ति है, वो अपना ही प्रभुत्व जमाए रखता है। तो वहां प्रत्येक व्यक्ति की जो एक मूल इच्छा होती है कि मेरी मान्यता हो, मेरे मूल्यों का सम्मान हो, मेरी एक पहचान हो, समानता स्वतंत्रता रूपी चीजें मुझे मिले, उनकी वैल्यू वहां नहीं होती। तो ये सिर्फ कहां होती है, उदार लोकतंत्र में। तीसरी एक और चीज आती है, और वो है, ये कहता है जो उदार लोकतंत्र होते हैं ना, इनकी जो सरकारें होती है वो क्या होती है, वैध होती है। और वैधता भी कैसी वैधता होती है, जनवैधता होती है उदार लोकतंत्रों में। जनवैधता का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ की सरकारें लोकतांत्रिक होती है, और जनता है ना वो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर संघर्षों को पसंद नहीं करती। जनता को शांति चाहिए। तो फिर ये सारे जहां उदार लोकतांत्रिक देश होते हैं, ये बताओ मिलके क्या बनाते हैं, जोन ऑफ पीस का निर्माण करते हैं। किसके खिलाफ, जोन ऑफ टर्मोइल के खिलाफ। अब ये बताओ कि जो हिटलर था, इटली का मुसोलिनी था, जापान था, इन्होंने क्या तैयार किया था, जोन ऑफ पीस तैयार किया था, जोन ऑफ टर्मोइल तैयार किया था, जोन ऑफ टर्मोइल तैयार किया था, विखंडन का या झगड़े का क्षेत्र तैयार किया था। और फिर उन्होंने झगड़े किए। शांति के क्षेत्र निर्मित कौन करते हैं, जहां लोकतंत्र होते हैं, क्योंकि जनता युद्ध को बढ़ावा नहीं देती। हमने देखा 1993 में जब जॉर्ज बुश ने हस्तक्षेप किया कहां, इराक के अंदर, तो देश से ही वो 1989 में पहला चुनाव जीता था, और 93 में वो दोबारा खड़ा हो गया दोबारा जीतने के लिए। लेकिन जनता ने उसको जीतने नहीं दिया, क्योंकि उसने अमेरिकन जनता को कहां धकेल दिया था, युद्ध में धकेल दिया था। तो जनता ने उसको हरा दिया और बिल क्लिंटन को बना दिया। तो इसका मतलब जनता युद्ध नहीं चाहती। वो यही बातें हैं जो कांट भी कह के गया और माइकल डायल भी। ये कौन सी थीसिस चलती है, लोकतांत्रिक शांति, डेमोक्रेटिक पीस की जो थ्योरी चलती है, ये कहता है कि ये जनवैधता होती है सरकारों को, और इस वजह से वो एक उदार सरकारें होती है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहों का उन्मूलन करती है, युद्धों का उन्मूलन करती है, वो झगड़े नहीं होने देती। तो अब हमने ये देखा कि भौतिक संपदा की दृष्टि से, मान्यता और पहचान की दृष्टि से, और शांति की दृष्टि से कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ है, उदार पूंजीवाद। तो इसलिए साम्यवाद हार गया और उदार पूंजीवाद जीत गया। अब एंड ऑफ क्या हो गया है, हिस्ट्री हो गया। अब हम फिर देखते हैं कि वास्तव में एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है क्या। अभी देखते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री कब होता है, इतिहास का अंत कब होता है। इतिहास का अंत तब होता है जब आप किस लेवल पे पहुंच जाते हैं, टॉप लेवल पे, सर्वस्तर के ऊपर, सर्वश्रेष्ठ स्तर के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब आप हर चीज के श्रेष्ठ स्तर के ऊपर पहुंच गए। अब क्या आपके मन में कोई द्वंद्व है क्या,
भी आदमी की, कोई आदमी है उसके विचार कब आते हैं? जब उसकी मूल इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब जर्मनी था, वो अमीर हो गया, लेकिन उनके लोगों के मन में एक विचार तो है, वो तो हो गया, एक उनका जो मूल भाव थे वो तो पूरे हो गए, लेकिन एक कौन सा मूल भाव बना रहा? ये पूरे हो गए, कौन सा बना रहा? ये वाला बना रहा। जब स्टालिन आया तो उसने औद्योगिकरण कर दिया पूरे यूएसएसआर का, सब लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं बची। उसने कृषि का सामूहिकीकरण कर दिया, खूब सारा अनाज हो गया, खूब सारे प्रोडक्शन हो गए उद्योगों के माध्यम से। कौन सी इच्छा पूरी हो गई? लेकिन कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई? ये वाली पूरी नहीं हुई। तो अब बताओ, किसी भी व्यक्ति के मन में द्वंद्व क्यों होते हैं? इच्छाओं की वजह से। इच्छाएं कितनी होती है? दो इच्छाएं होती है, धन की इच्छा और पहचान और मान्यता की इच्छा। तो ये अगर दोनों इच्छाएं पूरी हो जाए तो मन में कोई द्वंद्व पैदा नहीं होगा। तो इसका मतलब अब राव साहब होते कि नहीं, फिर भी एक द्वंद्व तो रह ही जाता है। कौन सा? हाँ, वो ब्याह वाला द्वंद्व रह जाता है। ऐसे तो द्वंद्व बने ही रहेंगे कोई ना कोई। ये कहता है सारे द्वंद्वों का मेरे पास भी इलाज है। नहीं है तो उसने राव साहब के सामने हाथ जोड़ लिए, बैठे है क्या? अच्छा ठीक। तो खैर अपनी ये चर्चा कर रहे थे भी मन में इच्छाएं, जब दो ही तो इच्छाएं होती है, मूल इच्छाएं, वही जब पूरी हो गई है तो अब और कोई इच्छा बची नहीं है, तो क्यों द्वंद्व होंगे? तो द्वंद्व नहीं होंगे तो कोई नई विचारधारा भी अब नहीं है। सारी विचारधाराओं का क्या हो गया? हो गया। तो आप ये कहेंगे तो ये तो पहले ही था। ये तो क्या था? उदार पूंजीवाद में ये चीजें तो पहले ही थी, क्योंकि चलो रूढ़िवाद था पहले और फिर क्या आया? उदारवाद। तो समझ में आता है भी ये चीजें नहीं थी। लेकिन जब लोक आ गया, उसके बाद बेंथम और ये आ गए, ब्रिटेन में क्रांति हो गई, यूएसएसआर अमेरिका में क्रांति हो गई, फ्रांस में क्रांति हो गई, तो फिर तानाशाही क्यों आई और फिर साम्यवाद क्यों आया? जब इतनी व्यवस्था अच्छी पहले ही आ चुकी थी तो। नहीं, पहले आई थी ना। लोगों के मन में द्वंद्व था, लोगों के मन में एक द्वंद्व था कि हमारी पहचान है ना खत्म हो गई है, हमारी कौन सी पहचान? तो उन्होंने गलतफहमी पैदा हो गई थी कि पहचान होनी चाहिए वर्ग के रूप में और पहचान होनी चाहिए राष्ट्र के रूप में। तो व्यक्तिगत पहचान से असंतुष्ट हो गए थे। तब उनके मन में कौन सी पहचान आई? राष्ट्र की पहचान आई। तो मुसोलिनी बोला मैं तुम्हें इटली को महान राष्ट्र बनाऊंगा, हिटलर बोला मैं जर्मनी को महान राष्ट्र बनाऊंगा। तो उनकी जो राष्ट्र की जो पहचान थी ना, उसने जोर मारा तो यार ये है असली मान्यता, तो राष्ट्र की मान्यता होती है, व्यक्ति की मान्यता महत्वपूर्ण नहीं होती। तो फिर इसके सामने कौन सी धाराएं खड़ी हो गई? नाजीवाद और वो। फिर लोगों ने कहा यार, फिर संकट आ गया कि एक तरफ है, देखिए क्या क्या चीजें पैदा हो रही है। पहचान होती है रूढ़िवादी संस्थाओं से, एक व्यक्ति की स्वायत्त पहचान नहीं होती, पहचान होती है रूढ़िवादी संस्थाओं की। ये बताओ कौन कहता है? तो एक व्यक्ति की धार्मिक पहचान महत्वपूर्ण होती है, एक व्यक्ति की जातीय पहचान महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम बार बार क्या कहते हैं? हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम यादव हैं, गुजर हैं, मीणा हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये कहते हैं। ये हम कौन सी पहचान अपने आप के स्थापित कर रहे हैं? तो ये हमारी पहचान है, ये मान्यता है, ये हमारे मूल्य, हम इनसे जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें, ये संस्थाएं, रूढ़िवादी संस्थाएं हमारा डिसाइड कर रही है। फिर आया कि नहीं नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है? ये व्यक्ति डिसाइड करेगा कि उसकी क्या उनसी पहचान सही। तो व्यक्तिवाद आया, स्वतंत्रता समानता के भाव आए। व्यक्ति खुद का, मेरी खुद की पहचान है, मैं धर्म और जाति के पीछे चलने वाला नहीं हूं, मैं पहले हूं, और धर्म और जातीय मान्यता और पहचान क्या है बाद में। तो फिर व्यक्ति आया। फिर इस व्यक्तिवाद से संतुष्ट हो गए, असंतुष्ट हो गए कुछ लोग, और उन्होंने कहा जो पहचान होती है वो दरअसल किसकी होती है? राष्ट्र की होती है। राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है। जर्मनी महान राष्ट्र है, आर्यों का राष्ट्र है, हम आर्य है। तो एक आर्य व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, एक आर्य समुदाय महत्वपूर्ण होता है जो राष्ट्र में रहता है। तो राष्ट्र महत्वपूर्ण हो गए। फिर राष्ट्र महत्वपूर्ण हो गए, थोड़ी बार राष्ट्र तो हार गए, तो पता चला राष्ट्र महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। एक अमीर होता है और एक गरीब। तो हमारी जो पहचान, हमारी मान्यताएं, मूल्य होते हैं वो वर्ग से डिसाइड होते हैं, वर्ग महत्वपूर्ण होते हैं, अमीर और गरीब। तो बाद में पता चला ये वर्ग भी महत्वपूर्ण नहीं होते, राष्ट्र भी महत्वपूर्ण नहीं होते, अंत में कौन जीत गया? व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं ये कह रहा था, पहले ये आया,
फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये झगड़ते हैं आपस में, कौन जीत गया। अब ये झगड़ा कराओ, पहले झगड़ा किस किस के बीच में हुआ बताओ आप। पहले हुआ रूढ़िवादी संस्थाएं और व्यक्तिवाद के बीच में, फिर हुआ व्यक्तिवाद और राष्ट्र के बीच में, फिर हुआ व्यक्ति और वर्ग के बीच में। तो आप कहेंगे तो ये पहली बार जो झगड़ा हुआ था, आप कहते ना कि फिर उदारवाद के सामने खड़ा क्यों हुआ, कौन है ये, कि चलो रूढ़िवाद से तो जीत गया व्यक्ति, फिर ये दोनों क्यों खड़े हुए, क्योंकि इससे संतुष्ट नहीं हुए, वो उस और पहचान खोजने की कोशिश करे। 90 तक आते आते उनको पता चल गया कि वास्तव में कौन सी पहचान महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति की पहचान महत्वपूर्ण होती है। हमने गलती की 20 से लेकर 45 तक भी, और हमने गलती की 45 से लेकर 90 तक भी। अब उनके मन में कोई और विचार है नहीं है, कोई विचार नहीं है तो कोई विचारधारा भी, तो विचारों का समूह बनके क्या बनती है, एक विचारधारा। तो अब इतिहास का क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। तो ये है एंड ऑफ हिस्ट्री कि हम यहां ये दो मूल इच्छाएं हम क्या कर चुके हैं, पूरी कर चुके हैं। हाँ ये एक बार रुको, अभी आगे चर्चा करेंगे। डैनियल बेल को एक बार मत पूछाओ, अभी ऊंट खड़ा हुआ है, धीरे धीरे चलेगा। अब फिर पूछोगे शहर के कौन कौन है, तो इसने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है डैनियल बेल का, कि एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी अलग अलग हैं या एक ही है। तो इसका जवाब तो हम आगे खोजेंगे। फिर मैंने कहा अभी ऊंट क्या हुआ है, खड़ा हुआ। अब तू बता, ऊंट खड़ा होता है तो पीछे से खड़ा होता है, आगे से खड़ा होता है, 4 पैर होते हैं उसके, बता बता, सोच के बता चलता ऊंट कहां से खड़ा होता है। कभी ऊंट को खड़ा होते देखा है, नहीं देखा, तो फिर भी बता। नहीं पता होता ना अपने को, चारों पैरों से एक साथ तो खड़ा नहीं हो सकता वो, है ना। नहीं पता होता, जिन ऊंट का काम नहीं पड़ा उनको क्या मतलब है। चलिए अब अपने ये चर्चा कर रहे थे, अब हम जो चर्चा करेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव किस किस का है। तो इस व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव है वो सिंपल सा समझ लेंगे। इस व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव किसका है, हेगल का है। इस व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव है वो किसका है, कोजेव का है। इस व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव है वो किसका है, प्लेटो का है। और इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव है वो किसका है, नीत्शे का है। हेगल को तो हमने देख ही लिया, लेकिन इस हेगल की ये कौन सी व्याख्या स्वीकार करता है जो किसने की है, कोजेव ने की है। कोजेव कहता है कि हेगल दरअसल कैसा व्यक्ति था, एक उदारवादी व्यक्ति था। हालांकि आदर्शवादी था, ये कि एक उदारवादी व्यक्ति है जो एक व्यक्ति के कायप के ऊपर बल देता है, विचारों के ऊपर बल देता है। वो कि जब इतिहास शुरू हुआ था ना, तो एक मालिक था और एक क्या था, दास था। एक मालिक था और एक दास था, ऐसे इतिहास शुरू हुआ था। तो मालिक और दास था ना, तो मालिक के श्रेष्ठता चाह रहा था और दास अपनी क्या चाह रहा है, अपनी पहचान चाह रहा है, अपनी मान्यता चाह रहा है। और उसको मान्यता कौन नहीं दे रहा, मालिक नहीं दे रहा। तो ये कौन से मैन हैं जो इससे इच्छाएं रख रहे हैं, बताओ ये कौन से आदमी है, ये फर्स्ट मैन है। फर्स्ट मैन वो होता है जिसके मन में ऐसी इच्छाएं पैदा होती है कि काश मेरे मूल्यों और को क्या दी जाए, मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन हो जाए, पहचान हो जाए मेरी भी। ये पहला है, यानी एक विचार पैदा हुआ है कि इस समाज में कि मेरी भी क्या होनी चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए। अब बताओ ये फिर झगड़ा काय के लिए होगा, मान्यताओं के लिए झगड़ा होगा। तो लास्ट मैन कौन होगा बताओ, जिसको ये चीजें मिल जाएगी। देखो फर्स्ट आदमी कौन है, आप बताओ, फर्स्ट आदमी, फर्स्ट मैन कौन है, जिसके मन में इच्छाएं क्या हुई, पैदा हुई। ये कौन से समाज में पैदा हुई, मालिक और दास थे।
दासों ने कहा कि सब कुछ किसके पास है? मालिकों के पास है। हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमें कोई समानता नहीं है। क्या उनकी दो मूल इच्छाएं पूरी हो रही है क्या? ये बताओ, हो रही है क्या? कौन सी दो मूल इच्छाएं? धन की इच्छा और मान्यता की इच्छा, दो मूल इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। लेकिन पूरी तो नहीं हो रही, लेकिन पैदा तो हो गई है ना। किसके मन में पैदा हो गई है? दासों के मन में। अब ये बताओ, जब व्यक्ति जंगल में रहता था, जब वो शिकारी समाज में रहता था, जब आदिम साम्य हुआ था, तो बताओ उसके मन में इच्छा थी क्या? उसके मन में इच्छाएं नहीं थी। क्यों? उस टाइम तो कोई कमी नहीं थी भाई। अकेला था, मर्जी वो करता था, थोड़ी सी जनसंख्या थी, सारी धरती उसकी थी। तो ये धन और भौतिक इच्छाएं तो थी नहीं उस टाइम। तो ये इच्छाएं, तो क्या वो आदमी पहला था क्या? फर्स्ट मैन था क्या जो आदमी इस धरती पे पहले आया? नहीं नहीं, वो व्यक्ति फर्स्ट मैन था जिसके मन में कितनी इच्छाएं पैदा हुई? दो इच्छाएं। कौन सी? एक धन की और दूसरी मान्यता की। वो फर्स्ट आदमी था। अब ये फर्स्ट आदमी क्या करेगा बताओ? गति करेगा। अब गति करेगा, गति क्यों करेगा इतना बता दो मुझे, ताकि उसकी दोनों इच्छाएं क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो फिर समाज बदलते गए और बदलते बदलते, और फिर हम कहां आ गए? 1990 में आ गए। और यहां आते ही इस एक ऐसी हमें विचारधारा मिली जो आदमी की कितनी इच्छाओं को, पूरी मूल इच्छाओं को पूरा कर देती है? दो मनोमूल इच्छाओं को पूरा कर देती है। क्योंकि पूंजीवाद में आर्थिक प्रोग्रेस भी बहुत होती है, और उदार लोकतंत्र के अंदर लोगों को समानता और क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है। तो ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो वो कौन सा आदमी है बताओ? वो लास्ट मैन है। तो अब आप समझ गए, ये जो फर्स्ट मैन का जो कंसेप्ट है, ये कोजेओ से और किससे लिया हुआ है? हेगल से लिया हुआ है। ठीक है, हम अभी लास्ट मैन तक पहुंचे नहीं, अभी तो ये झगड़ा ही है दास का इनका। तो ये है दास है, ये फर्स्ट मैन होते हैं। ये हेगल की भाषा में कौन कह रहा है? कोजेओ कह रहा है। तो ठीक है, ये हमें फर्स्ट मैन मिल गया। फर्स्ट मैन तो मिल गया। अब आ गया है प्लेटो। प्लेटो कहता है कि एक आदमी में, आत्मा में कितनी इच्छाएं पैदा होती है? तीन इच्छाएं पैदा होती है। एक उसमें बुद्धि, दूसरा साहस, और तीसरा वो होता है संयम। तो इसमें जो बुद्धि, साहस और संयम है, ये तीन प्रकार की इच्छाएं। बुद्धि, साहस और संयम। इसमें से ये जो है ना, इसको वो बोलता है थीमोस। साहस थीमोस है। इस साहस की वजह से है ना, मन में दो प्रकार की चीजें पैदा होती है। एक तो आइसोथीमिया पैदा होती है, एक और है मेलोथीमिया। कौन सी लिखी हुई है? मिलानो, मेगालोथीमिया, सॉरी। ये जो शब्दावली तो बिल्कुल नहीं है, एकदम से याद नहीं हुई मुझे भी। ये मैं समझा आपको अच्छी तरह दूंगा। ये गलत लिख दो तो एक बार सुधरवा देना। ये सही लिख दिया गया? फिर ठीक है, थीमिया तो लिख दूंगा, मिगालोथीमिया। और एक इच्छा कौन सी होती है? आइसोथीमिया। ये साहस व्यक्ति में दो चीजें पैदा करता है, मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया। मेगालोथीमिया में एक व्यक्ति खुद को दूसरों से क्या समझता है? श्रेष्ठ। तो उसमें ऐसे मनोभाव पैदा होते हैं कि मैं दूसरों से क्या हूं? श्रेष्ठ हूं। ये भाव पैदा होते हैं हिटलर में, ये भाव पैदा करता है मुसोलिनी। तो ये जो तानाशाही व्यवस्था होती है, इसके जो लोग होते हैं, इसकी जो सोच होती है, वो काय पे निर्भर होती है? मेगालोथीमिया पे निर्भर होती है। जो अपने आप को क्या मानते हैं? औरों से श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसमें श्रेष्ठता का भाव होता है, समता का भाव नहीं होता। दूसरी जो व्यवस्था होती है, साहस क्या कहता है? एक तो साहस कहता है कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, वो अपने आप की शक्ति दिखाता है, प्रदर्शन करता है, औरों को दबाता है, तो खुद औरों को नीचे कर देता है और खुद क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। तो इस श्रेष्ठता की भावना को क्या कहा जाता है? मेगालोथीमिया। हमें भी ऐसे है, हमें दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, हमें भी पाए जाते हैं ऐसे। एक हैं जो दूसरों को दबा के रखना चाहते हैं, जो दूसरों पे अंकुश रखना चाहते हैं, वो चलते चलते तानाशाही करते हैं। ठीक है, वो जैसे बच्चों को पीटते हैं, थप्पड़ मारते हैं उनके, अपनी संतानों को पीटते हैं,
अपने स्टूडेंट्स को पीटते हैं, अपनी पत्नी को पीटते हैं, ठीक है, परिवार में भी आसपास भी तानाशाह टाइप प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनमें ज्यादा क्या होता है, मेगालोथीमिया होता है। दूसरा क्या होता है, आइसोथीमिया। आइसोथीमिया वो है जो दूसरों के विचारों को क्या देता है, मान्यता देता है, दूसरों में कैसे भाव पैदा करता है, समानता के, और दूसरों में स्वतंत्रता के भाव पैदा करता है। ऐसे भावों को हम क्या बोलते हैं, आइसोथीमिया बोलते हैं। अब ये जो मेगालोथीमिया के जो श्रेष्ठता के भाव है कि हम आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम इटालियन हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमसे कोई और बड़ा नहीं हो सकता, ये सब भोग करने के लिए हम आए हैं, तो ये पैदा होता है तानाशाही में। और ये कहां पैदा होता है, ये उदार लोकतंत्र में। उदार लोकतंत्र क्या करता है, व्यक्ति में जो श्रेष्ठता के भाव होते हैं उनको तो समाप्त करता है, और उनमें क्या भाव पैदा करता है, आइसोथीमिया के, मान्यता और समानता के भाव पैदा करता है। चलो आप ये पढ़ के देखो, अपना सिंपल सा आएगा, आपके मिल समझ में आ जाएगा। मिल क्या कहता है, चलो आप विचार अभिव्यक्ति के संदर्भ में मिल क्या कहता है। किसी के विचार श्रेष्ठ होते हैं, सबके विचार ही श्रेष्ठ होते हैं, सबके विचार श्रेष्ठ होते हैं, पता ही नहीं चलता किसके विचार में क्या अच्छाई है, तो सभी लोगों को बोलने का क्या देना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो उदार लोकतंत्र में वैचारिक रूप से, उसके बाद आपकी जो मान्यता देनी है पहचान के रूप में, लैंगिक रूप से किसी को भी असमान नहीं माना जाता। वो तो मूल बल इकाई के ऊपर देते हैं कि वहाँ राजनीतिक रूप से समानता पाई जाएगी, वहाँ आपकी नैतिक रूप से समानता पाई जाएगी, लैंगिक रूप से समानता, वर्गीय समानताएं पाई जाएगी। तो ये कह के, और आइसोथीमिया है ना, ये मान्यता, समानता और क्या को बल देता है, स्वतंत्रता को बल देता है। तो प्लेटो से उसने कौन सा विचार लिया है, थीमोस का विचार लिया है। थीमोस ये चीजें पैदा करता है। और ये जो आइसोथीमिया ये ज्यादा किस में होता है, उदार लोकतंत्र में। तो दरअसल कौन से भाव श्रेष्ठ होते हैं, मेगालोथीमिया या आइसोथीमिया? तो कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ होगी, जो इसको बढ़ाए या इसको बढ़ाए? तो तानाशाही इसको बढ़ाती है। अब ये बताओ रूढ़िवाद किसको बढ़ाएगा, छोड़ो उसको। रूढ़िवाद में जो होंगे चर्च महत्वपूर्ण होगा, पोप महत्वपूर्ण होगा, उसमें सामंत महत्वपूर्ण होंगे जो किसी को कुछ भी नहीं समझेंगे, तो उसमें पुरुष श्रेष्ठ होंगे। तो ये मेगालोथीमिया पैदा करता है। अब चलो छोड़ देते हैं उसको, रूढ़िवाद तो फट से समझ। तानाशाही के में क्या होता है, यही श्रेष्ठता के भाव होते हैं उसमें भी। अब ये बताओ कि आखिर साम्यवाद में पूंजीपतियों को मारा क्यों जाता है? क्योंकि सर्वहारा ये समझते हैं कि हम क्या हैं, श्रेष्ठ है। तो वहां सर्वहारा किस पे श्रेष्ठ होने की कोशिश करता है, पूंजीपतियों पे श्रेष्ठ होने को दबाने की कोशिश करता है। आइसोथीमिया सिर्फ कहां पाया जाता है, उदार लोकतंत्र में। तो आइसोथीमिया इसको तो निरुत्साहित और हतोत्साहित करता है। इसको क्या देता है उदार लोकतंत्र, आइसोथीमिया को बढ़ावा देता है। तो ये जो विचार हैं मेगालोथीमिया और आइसोथीमिया, थाइमस के विचार, ये किसकी देन है, प्लेटो। इसके माध्यम से भी उसने किसकी श्रेष्ठता साबित की है, उदार लोकतंत्र की। अब कौन आ गया है, नीत्शे आ गया है। ये नीत्शे क्या कह रहा है, इस पे हम और चर्चा कर लेते हैं। तो नीत्शे के संदर्भ में हमारी जो चर्चाएं हैं वो क्या है। नीत्शे का हमने एक चीज तो पढ़ा है, वो कौन सा मैन है, सुपरमैन पढ़ा है। सुपरमैन, हम सुपरमैन तो पढ़ चुके हैं। सुपरमैन कौन होगा, जो इतना ज्यादा श्रेष्ठ होगा जैसे व्यक्ति पशुओं से होता है। एक रेडिकल चेंज वाला व्यक्ति कौन होता है, सुपरमैन होता है। तो ये नीत्शे ये कहता है, एक होता है लास्ट मैन, कि लास्ट मैन वो होता है जब सभी लोगों में क्या आ जाती है, समानता आ जाती है। अब समानता तो भेड़ों में भी आ जाती है, फिर तो इसके हिसाब तो वो भी समान ही होती है। उदार लोकतंत्र में होता क्या है बताओ। उदार लोकतंत्र में सभी लोगों की भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है, उनकी मान्यताओं, उनकी पहचान, उनके मूल्यों को महत्व दिया जाता है। सारे लोग कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो ये कौन से आदमी हैं, ये लास्ट मैन है। और ये जब लास्ट मैन चले जाते हैं तो फिर कौन पैदा होते हैं, सुपरमैन, जो इन समानताओं से, भौतिक इच्छाओं से, मूल्य मान्यताओं की इच्छाओं से क्या होते हैं, परे होते हैं। अब कृष्ण क्या था,
कृष्ण को धन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। कृष्ण को मान्यता और मूल्य चाहिए क्या? स्वतंत्रता और समानता चाहिए क्या? नहीं चाहिए। वो कौन था? वो सुपरमैन था। इन चीजों से जो ऊपर उठ जाता है वो कौन होता है? सुपरमैन होता है। जो सभी दृष्टि से समानता चाहते हैं वो कौन होते हैं? लास्ट मैन। तो अब बताओ, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। अब हमारे पास कितने प्रकार के आदमी हैं? 3 प्रकार के आदमी हैं। अब आप फट से समझ जाएंगे कि ये 3 प्रकार के आदमी कौन से हैं। ये यहां से भी तो निकलता है। हाँ हाँ, ये जाएगा, यहां से ऐसे भी जाता है। ये लो, चला गया। अब हमारे पास 3 प्रकार के आदमी कौन कौन है? एक है फर्स्ट मैन, एक है लास्ट मैन, और एक है सुपरमैन। अब बताओ फर्स्ट मैन कौन है? हेगल कहता है फर्स्ट मैन कौन है? जिसके अंदर ये 2 मूल इच्छाएं पैदा होती है पहली बार, वो कौन है? फर्स्ट मैन। लास्ट मैन कौन है? जिसकी ये वो पैदा हुई इच्छाएं हजारों साल बाद क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। वो कौन है? लास्ट मैन है। कब पूरी हुई बताओ? 1990। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसकी इच्छाएं पूरी हो गई है, उसकी पहचान, अब जो दौड़ थी वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। और सुपरमैन कौन है? जो इन इच्छाओं से क्या उठ जाता है? ऊपर उठ जाता है। वो कौन होता है? सुपरमैन। तो हमें तो कहां तक पहुंचना है? लास्ट मैन तक पहुंचना है। हम लास्ट मैन तक पहुंच चुके। तो ये था फ्रांसीसी फुकुयामा, जिसने चर्चा की एंड ऑफ हिस्ट्री की। एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य है कि अब विचारधारात्मक झगड़ा समाप्त हो गया है। साम्यवाद ने घुटने टेक दिए हैं। अब उदारवाद के सामने कोई चुनौती नहीं है। प्रत्येक दृष्टि से उदारवाद श्रेष्ठ है। चाहे वो शासन व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, विकास की व्यवस्था हो, विकास करना हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना हो, आपको सोशल डेवलपमेंट करना हो, और या फिर आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट करना हो, और चाहे आपको आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट करना हो, हर दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है? अब हमारी दौड़ खत्म हो गई है, क्योंकि हम अपने मंजिल तक पहुंच गए हैं। वो मंजिल क्या है? अपनी 2 मूल इच्छाओं की पूर्ति, और वो अब होने लग गई है। उसके लिए हमने एक आइडियल शासन व्यवस्था खोज लिया है कि कौन सी व्यवस्थाएं हमारे इन 2 मूल भावों की और मूल इच्छाओं की पूर्ति करेगी। वो कौन सी करेगी? उदार लोकतंत्र। तो ये कौन कंप्लीट हो गया है? फ्रांसीसी फुकुयामा। तो आप फ्रांसीसी फुकुयामा में हमने जो शुरुआत से चर्चा की थी, 2 मिनट में दोबारा दोहरा देते हैं। है क्या फ्रांसीसी फुकुयामा? फ्रांसीसी फुकुयामा यूएस का है, अमेरिका का है। इसने लेख तब लिखा 1989 में, जब बर्लिन की दीवार गिर गई। बर्लिन की दीवार गिरने का तात्पर्य है कि अब साम्यवादी अवस्थाएं अवसान की ओर जा रही है, उनका सूरज डूब रहा है। और कौन सा अकेला सूरज है जो चमकेगा? अब उदार पूंजीवाद चमकेगा। पाश्चात्य यूरोप और अमेरिका के नेतृत्व में उदार पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की श्रेष्ठता साबित हो गई। फिर इसी को उसने 1992 में पुस्तक के रूप में लिख दिया, और उसने ये कहा कि अब मार्क्सवाद कूड़ेदान में चला गया है। अब हम विचारधारात्मक रूप से श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच गए। अब हमने मानवीय सरकार का श्रेष्ठ रूप खोज लिया है। फिर इसने बताया कि हम यहां तक पहुंचे कैसे हैं। तो इसने आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं, विचारधारात्मक द्वंद्व बताए हैं। और ये किससे प्रभावित हुआ है? हेगल से। तब हम इसको कौन सी व्याख्याएं बोलते हैं? नव हेगलवादी व्याख्याएं बोलते हैं। इन व्याख्याओं में हमने ये कहा कि ये किससे खुद को प्रभावित बताता है? कोजेवो से ज्यादा प्रभावित बताता है, जो कि फ्रांसीसी विचारक है, जो हेगल का व्याख्याकार है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे संघर्ष हुआ, कैसे रूढ़िवाद और उदारवाद का हुआ, फिर उदारवाद और तानाशाही का हुआ, अधिनायकवाद का कह लो, और उसके बाद उदारवाद और साम्यवाद का हुआ। फिर
जीत गया 90 तक आते आते। तो अब एंड ऑफ क्या हो गया है? हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य इतिहास का रुकना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य इतिहास में विचारधारात्मक संघर्षों का अंत होना। तो क्या उदार लोकतंत्र की विजय ये दिखाती है क्या कि अब पूरा संसार ही उदार लोकतांत्रिक हो जाएगा, सारे देश? नहीं होंगे, लेकिन अब लोगों की दौड़ खत्म हो गई, क्योंकि उनको सबको पता चल गया है कि इससे श्रेष्ठ व्यवस्था कोई भी नहीं है। अब खोज पूरी हो गई, अब खोज करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने हेगल की चर्चा की, फर्स्ट मैन किया, फिर हमने प्लेटो की चर्चा की और उसमें से हमने थाइमस लिया, थीमोस लिया, उसे आइसोथीमिया लिया और मेगालोथीमिया लिया। उदारवाद किसको बढ़ावा देता है हमने ये देखा। फिर हमने नीत्शे का लास्ट मैन और क्या देखा? सुपरमैन। हम तो कहाँ तक आके रुक गए हैं? लास्ट मैन तक आगे रुक गए। तो ये था इतिहास की व्याख्या। अब हम ये चर्चा करें, समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो मुद्दे पड़े हैं। तो वास्तव में एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है क्या? अभी हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है एंड ऑफ हिस्ट्री की आलोचना करेंगे। अभी हम एंड ऑफ हिस्ट्री कर रहे थे, हमने फ्रांसिस फुकुयामा की चर्चा की। फ्रांसिस फुकुयामा की चर्चा करते हुए हमने 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरते हुए देखा। उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, हमने पूर्वी यूरोप से साम्यवादी व्यवस्थाओं का अवसान देखा, साम्यवादी व्यवस्थाओं को पूर्वी यूरोप से ढहते हुए देखा, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, चेकोस्लाविया हो, युगोस्लाविया हो, चाहे अल्बानिया हो। उसके बाद यूएसएसआर का पतन देखा, शीत युद्ध का अंत देखा, और फिर हमने एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन पुस्तक देखी फ्रांसिस फुकुयामा, और हमने विचारधारात्मक इस संघर्ष में उदार लोकतांत्रिक पूंजीवाद की विजय देखी। फ्रांसिस फुकुयामा को यह कहते हुए सुना कि अब कार्ल मार्क्स और उसका मार्क्सवाद रद्दी की टोकरी में चला गया, एक महान प्रयोग असफल हो गया। हम मानवीय सरकार के श्रेष्ठ और आदर्श रूप को हम खोज चुके हैं, अब हमारे पास खोजने के लिए कुछ नहीं है। फिर हमने देखा कि कैसे हेगल की चर्चा हुई, कैसे कोजेवो की चर्चा हुई, कैसे हमने प्लेटो की थीमोस की चर्चा की, कैसे हमने नीत्शे के लास्ट मैन और सुपरमैन की चर्चा की। इतना करने के बाद अब हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो है एंड ऑफ हिस्ट्री की आलोचना, कि फ्रांसिस फुकुयामा की ये जो थीसिस आई थी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो क्या ये इतनी वाकई में प्रशंसनीय थी क्या? तो हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं डेनियल बेल से। डेनियल बेल की एक पुस्तक आई हुई है इससे पहले, कोई 20 साल पहले। पुस्तक का नाम है एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी। अब फ्रांसिस फुकुयामा हैं, ये इस एंड ऑफ आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं करना। डेनियल बेल कह रहे हैं भाई तू चाहे समर्थन कर और चाहे मत कर, मैं तो तेरी क्या करूंगा, आलोचना करूंगा। तो पहले आपकी तरफ से यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या एक ही है क्या? तो हमें ना शुरुआत में ये लगता है, जैसे हम दोनों को लिखते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड ऑफ हिस्ट्री, तो ऐसे लगता है कि दरअसल एंड ऑफ हिस्ट्री था क्या, एंड ऑफ आइडियोलॉजी था। ये हमारी गलतफहमी है। एंड ऑफ हिस्ट्री है वो एंड ऑफ आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वो है एक विचारधारा का दूसरी विचारधारा पे क्या साबित कर देना, श्रेष्ठता साबित कर देना। यहां सभी प्रकार की विचारधाराओं को समाप्त होने को हम क्या कहेंगे, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। और विभिन्न विचारधाराओं के आपसी संघर्ष में जब एक विचारधारा जीत के और अकेली मात्र विचारधारा रह जाती है, एक ही विचारधारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो दोनों में ये फर्क है। डेनियल बेल ये कहता है एंड ऑफ आइडियोलॉजी में, हम तो अंतर कर रहे हैं एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी में, कि फ्रांसिस फुकुयामा में और डेनियल बेल में अंतर क्या है। ये कहता है कि देखिए आइडियोलॉजी जो विशेषता थी ना, वो उन समाजों की थी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी।
आइडियोलॉजी हमेशा ही कौन से समाजों में पनपती है? औद्योगिक समाजों में। जैसे ही देखिए, इससे पहले आइडियोलॉजी थी नहीं। आइडियोलॉजी तब पैदा हुई जब यूरोप में औद्योगिकरण हुआ और मशीनीकरण हुआ। तो उस औद्योगिकरण और मशीनीकरण की वजह से समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ। बताओ कौन सा? हाँ बताओ कौन सा वर्ग पैदा हुआ? औद्योगिकरण और मशीनीकरण की वजह से समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ। नहीं, पूंजीपति। उससे पहले व्यवस्थाएं कृषि थी और कौन थे? सामंत थे। हमने देखा कि हजारों सालों से खेती ही मुख्य साधन था। तो कौन बैठे थे? सामंत बैठे थे। अब उस सामंतवाद को चुनौती देने के लिए पूंजीवादी सामने आए। कृषि अर्थव्यवस्था को टक्कर देने के लिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था सामने आई। लोगों ने खेती में काम करना छोड़ दिया और जीडीपी का, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा कहां से आने लगा? उद्योगों से आने लगा। तो ये है आइडियोलॉजी तब पनपी जब कौन से समाज आए? औद्योगिक समाज आए। चलो अब देखते हैं, औद्योगिक समाज आए तो आइडियोलॉजी आई। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज आए तो समाज में जो वर्ग व्यवस्था बदल गई। अब सामंत और किसान नहीं है, बल्कि दो कौन से वर्ग पैदा हो गए? अब बताओ। एक हो गए हैं पूंजीपति अमीर और दूसरे हो गए हैं सर्वहारा। अब अगली जो एक विचारधारा और आती है, जिसको एक बार अपना साम्यवाद कह लेते हैं, एक बार छोड़ देते हैं तानाशाही को, साम्यवाद कह देते हैं। तो साम्यवाद क्यों आया था? साम्यवाद औद्योगिक समाज में आता है या कृषि प्रधान समाज में आता है? साम्यवाद औद्योगिक समाज में आता है। ये तो कार्ल मार्क्स कह के गया था कि जो क्रांतियां होगी वो कौन से समाज में होगी? औद्योगिक समाज में होगी। तो ये अब चलो, अब हमने दो ही की। आपको तानाशाही कहां से आई? तानाशाही तब आई जब पूंजीपतियों को यह लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमें बचा नहीं पाएगी, जब हमें डेमोक्रेटिक स्टेट हमें बचा नहीं पाएंगे, तब उन्होंने किसको बढ़ावा दिया? उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी को आगे लाए ताकि हम बच जाएं, मजदूरों को ये मार देंगे। इसलिए कौन सी आइडियोलॉजी आई थी? ये आया था आपका फांसीवाद आया और नाजीज्म आया, नाजीवाद आया था। तो दरअसल ये जो आइडियोलॉजी आती है, ये कौन से समाजों में आती है? बताओ। औद्योगिक समाजों में। 1980 के बाद समाज कैसे हो गए हैं आप बताओ? क्या औद्योगिक समाज है क्या? नहीं। कौन से समाज आ गए? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, उनको हम बोलते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाजों में आइडियोलॉजी नहीं चलती, तो इसलिए एंड ऑफ क्या हो गया है? आइडियोलॉजी। अब न उदारवाद है और न ही साम्यवाद है, क्योंकि अब सोसाइटीज है वो कौन सी हो गई है? पोस्ट इंडस्ट्री हो गई है। तो हमने देखा कि डेनियल बेल की एंड ऑफ आइडियोलॉजी अलग है और फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री अलग है। ठीक है। अब डेनियल बेल कहता है कि दोस्त फ्रांसिस फुकुयामा, ये जो तू कह रहा है कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, ऐसा नहीं है। अब तो रिजप्शन ऑफ हिस्ट्री हो गया है, यानी इतिहास का पुनरुदय हो गया। कौन सी सेंचुरी में? नई सेंचुरी। और नई सेंचुरी कौन सी है बताओ? 21वीं सदी में वो ये कह रहा है कि रिजप्शन ऑफ हिस्ट्री हो गया है। रिजप्शन होता है पुनरुदय होना, पुनर्जन्म होना। ये तो कह रहा है इतिहास का अंत हो गया, और ये कह रहा है इतिहास का पुनर्जन्म हो गया। कौन सी सदी में? 21वीं सदी। अब इतिहास एक नई करवट लेगा। अब इतिहास में वो जो झगड़े थे वो झगड़े समाप्त हो गए हैं। हालांकि विचारधाराएं नहीं झगड़ती है अब, लेकिन अब है ना टेक्निकल झगड़े शुरू हो जाएंगे, तकनीकी झगड़े होंगे। अब समाज है ये टेक्निकल हो गए हैं, इंडस्ट्रियल नहीं है। जब झगड़े का रूप बदल गया है तो कभी भी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं होता। पहले जो झगड़े थे वो उद्योगों के अंदर थे, अब जो झगड़े वो तकनीकी समाज में हो जाएंगे। कुछ लोग वो हो जाएंगे जिनके पास डाटा होगा, और कुछ वो लोग वो हो जाएंगे जिनके पास डाटा। तो संघर्ष का अंत नहीं होता, कभी भी एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं होती। ये आ गया कौन? डेनियल बेल। वो कहता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री की बात एक बकवास है, इतिहास का वापस क्या हो गया है? पुनर्रचना। अब आ गया सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। 1993 में एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन पुस्तक आती है। उसके अगले ही साल एक लेख लिखा जाता है, किसके द्वारा? सैमुअल पी हंटिंगटन। बाद में यही लेख क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये पुस्तक आती है।
इस पुस्तक का पूरा नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। दोबारा किसका बनना? वर्ल्ड ऑर्डर का। अब पहले इसको समझते हैं। ऐसा करते हैं, इसको लेख को नहीं करते, इस पुस्तक को ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ही करेंगे, लंबी चर्चा आप खुद कर लेना कि हमने सिलेबस में है नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम ये आई है, शायद मैं 96 के आसपास आई होगी, मैं उसे तो मैं एक आधा साल यहाँ हुआ कर दिया। वो लेख 93 में आया था, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, एंड ऑफ हिस्ट्री एक लेख था, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट में पुस्तक थी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक लेख है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? एक पुस्तक है। किसकी? सैमुअल पी हंटिंगटन की। ये कह रहा है कि देखिए अब क्या होगा, रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर होगा। अब वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा बनेगा, क्यों? तो पहले वाला वर्ल्ड ऑर्डर कहां चला गया? वो तो 1990 में चला गया। वो कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर था बताओ? वो विचारधारात्मक संघर्ष के ऊपर आधारित द्विध्रुवीय वैश्विक मॉडल था, जिसमें कौन से झगड़े चल रहे थे? विचारधारात्मक। वो द्विध्रुवीय था, बायोपोलर मॉडल था। अब वो तो चला गया, अब दोबारा क्या होगा? रीमेकिंग होगा। अब जब वर्ल्ड ऑर्डर नया बनेगा, विश्व व्यवस्था नई बनेगी, तो इसमें क्या होगा? क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी नहीं होगा, जो 45 से लेके 90 तक पीछे के इतिहास के सालों में था, बल्कि अब क्या होगा? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। तो मुद्दा ये नहीं है कि झगड़ा समाप्त होगा या नहीं होगा, ये कोई झगड़ा समाप्त नहीं होगा, स्वरूप चेंज हो जाएगा। अब तक विचारधाराएं लड़ रही थी, अब कौन लड़ेगी? सभ्यताएं लड़ेगी। अब आप अगर ये कह देते हैं कि देखिए उदार लोकतंत्र ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन सारे संसार में क्या फैल जाएगा? उदार लोकतंत्र फैल जाएगा। बोला ऐसा कुछ भी फैलने वाला नहीं है। संसार रीमेकिंग होगा। इस बार वही उदार लोकतंत्र एक तरफ हो जाएंगे, उसको हम कह देंगे यूरोप, और वो हो जाएगा ईसाइयों का। दूसरी तरफ हो जाएंगे अरब देश, चीन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अरब हो जाएगा किसका? मुसलमानों का। अब ये आपस में झगड़ पड़ेंगे। तो भले ही विचारधारात्मक झगड़ों का अंत हो गया हो, लेकिन अब नए झगड़े कैसे आएंगे? वो अब आएंगे, वो कहे कि सिविलाइजेशन के झगड़े होंगे। तो कोई झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, बस थोड़े से क्या हुआ है, विचार यहाँ वहां हो गए। अब धार्मिक विचार महत्वपूर्ण हो गए। पहले कौन से विचार महत्वपूर्ण थे? पहले विचारधारात्मक विचार महत्वपूर्ण थे, अब धार्मिक विचार महत्वपूर्ण हो गए। अब आ गया है फ्रीद ज़कारिया। ये कहता है एंड ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का तात्पर्य है कि अब एक विचारधारा ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, उसको कोई अब चुनौती देने वाला नहीं है। यहां चुनौती मिल रही है क्या, या नहीं मिल रही? इसमें मिल रही है ना। उदार लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उनको चुनौती मिल रही है, नहीं मिल रही? यहां मिल रही है, यहां नहीं मिल रही चुनौती। यहां कोई चुनौती नहीं मिल रही, वो तो श्रेष्ठ हो गया, वो जीत गया, वो तो कोई चुनौती नहीं है। चुनौती कहां है? रिजम्पशन ऑफ हिस्ट्री ए न्यू सेंचुरी, दोबारा पुनर्जन्म होगा, तकनीकी हिसाब से समाज बढ़ेंगे। यहां चुनौती मिल रही है, कोई श्रेष्ठता साबित नहीं हुई है। चुनौतियां किसको मिल रही है? सिविलाइजेशन रूपी चुनौतियां खड़ी हो गई है। यहां उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती मिल रही है क्या? आप बताओ, है ना। एंड ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री, किसका एंड हो गया है? एंड हो गया है एंड ऑफ हिस्ट्री का। कब? ये कहता है जो हमला हुआ 11/9/2001 को, जिसको हम 9/11 का हमला बोलते हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था। अब एक तरफ फ्रांसीसी फुकुयामा जी कह रहे हैं कि हमने हमारी श्रेष्ठता साबित कर दी है, अब विचारधारात्मक संघर्षों का समापन हो गया है। तो ये क्या है फिर? इसके साथ ही मुस्लिम वर्सेज ईसाई का झगड़ा शुरू हो गया है, और अब एंड ऑफ हिस्ट्री है वो उसका क्या हो गया है? एंड। अब दोबारा झगड़े शुरू हो गए। ये आ गया फ्रीद ज़कारिया। अब आ गया रॉबर्ट कैगन। ये कहता है रिटर्न ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्या हो गया है? पुनरागमन हो गया है। और एंड ऑफ ड्रीम्स, किसका एंड ऑफ ड्रीम्स? फुकुयामा। फुकुयामा का जो ड्रीम है उसका क्या हो गया है? एंड हो गया है। उसका ड्रीम क्या है कि सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था कौन सी है? उदार लोकतंत्र है। उसके इस ड्रीम का तो एंड हो गया। अब रिटर्न ऑफ क्या हो गया है? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में रिटर्न कौन हुआ है?
कि हिस्ट्री में जो बैग गए थे, देखिए हम बात कर रहे हैं 2008 के आसपास की। 2008 वो साल है जब अमेरिका में क्या आई हुई है, मंदी आई हुई है। ऐसे में हम उस समय देखते हैं कि यूएसएसआर था, उसका बड़ा टुकड़ा है रूस, वो है ना रॉ मटेरियल बेच रहा है, गैस बेच रहा है, तेल बेच रहा है, तो उसका वापस क्या हो रहा है, पुनरुद्धार हो रहा है। चीन में कोई मंदी नहीं आई, 2008 में महामंदी आई थी, अमेरिका के बड़े बड़े बैंक बिक गए थे। लेहमन ब्रदर्स से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर बहुत बड़े बड़े बैंक बिक गए थे अमेरिका के। तो उसमें चीन टिका रहा, यूएसएसआर प्रोग्रेस रूस प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब ये रिटर्न ऑफ क्या हो गया है, हिस्ट्री। कौन कह रहा था कि अब अमेरिका की चुनौती समाप्त हो गई है, अमेरिका की उदारवादी व्यवस्थाएं जीत के, कुछ नहीं जीती। कौन वापस खड़ा हो गया है, रूस और चीन उसको चुनौती वापस देने लगे, और वो कह रहे हम श्रेष्ठ है, तू श्रेष्ठ है नहीं है। तो क्या चीन और रूस जो चुनौती दे रहे हैं, तो क्या ये दोनों देश उदार लोकतांत्रिक पूंजीवादी देश हैं क्या? दोनों ही नहीं है भाई। किसके नेतृत्व में? चीन तो है ही नहीं, और यूएसएसआर भी पुतिन के नेतृत्व में ऐसा देश नहीं है। तो ये रॉबर्ट कैगन कहता है रिटर्न ऑफ हिस्ट्री एंड एंड ऑफ द ड्रीम्स। किसके ड्रीम्स का एंड हो गया है और इतिहास पुनः लौट आया। कौन सा इतिहास लौट आया बताओ? 1945 से 90 वाला, जब एक तरफ चीन और यूएसएसआर था साम्यवाद, और दूसरी तरफ कौन था, उदार पूंजीवादियों का पुरोधा यूएसए था। वो रिटर्न ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब हमने एंड ऑफ हिस्ट्री जो फ्रांसिस फुकुयामा की थी, उसकी 4 लोगों की आलोचनाएं सुनी है। डैनियल बेल की, सैमुअल पी हंटिंगटन की, फ्रीद जकारिया की और रॉबर्ट कैगन की। फ्रीद जकारिया यूएस में रहते हैं, भारत मूल्य के बहुत बड़े पत्रकार है ये। तो अब हम अंत में जॉन डन की चर्चा करते हैं। जॉन डन ये कह के गया कि फ्रांसिस फुकुयामा का ये जो लेख है, ये ग्रेजुएशन के कॉलेज के विद्यार्थी के, कौन सा वर्क होता है, हाँ ये कोई सही जो अपने बनाते हैं ना ये, हाँ हाँ, असाइनमेंट में सबसे घटिया असाइनमेंट है इसका। इतना तो कोई, ऐसा तो कोई भी तैयार कर सकता है। ये कह के जॉन डन ने अंतिम आलोचना किसकी कर दी है, फ्रांसिस फुकुयामा की। इसका असाइनमेंट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के असाइनमेंट से भी घटिया है। तो ये हमने मुद्दा पूरा कर लिया है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया पूरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।